हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लीड कोड वीडियो। आज अपन सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन मिनिमम कॉमन वैल्यू, जो कि है लीड कोड का क्वेश्चन। सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो अपन को दो इंटीजर्स अरे दे के रखी है, nums1 एंड nums2, सॉर्टेड इन अ नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये काइंड ऑफ अ हिंट है ताकि अपन इस क्वेश्चन को और इजीली सॉल्व कर सकें, कि इन्हें जब बोल रखा है ना अपन को कि नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्टोर्ड है। ठीक है, तो ये एक हिंट है काइंड ऑफ। फिर इनने अपन को दे रखा है उसके आगे कि रिटर्न द इंटीजर कॉमन टू बोथ अरेज। अब अपन को दो अरेज दे रखी है और अपन को उन दोनों की दोनों अरेज में जो भी इंटीजर कॉमन आ रहा है वो रिटर्न करना है। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट दिस इज अ नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर अरे, है ना। दिस अरे इज सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि अरे इंक्रीजिंग है बट बीच में एलिमेंट्स इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को काफ़ी इजी बना देता है। एंड अपन को क्या करना है, रिटर्न द मिनिमम इंटीजर, यानी कि अगर अरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं तो जो सबसे पहले एलिमेंट्स आए जो कि इक्वल है अपन को वो रिटर्न करना है। अपन कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो अपन को गिवन है। पहले एग्जांपल है 1 2 3, दूसरा एग्जांपल है 2 4। इसके अंदर अपन को साफ दिख रहा है कि जो सबसे छोटा एलिमेंट है जो कॉमन है वो है 2, अपन ने 2 रिटर्न कर दिया। सेकेंड एग्जाम्पल है, उसके अंदर 1 2 3 6 एंड 2 3 4 5। इसके अंदर सबसे कॉमन एलिमेंट सबसे छोटा है वो है 2। ऑल्सो अगर कोई ऐसा एलिमेंट रहता है जो कॉमन नहीं निकलता तो उस केस में अपन क्या करते हैं, रिटर्न -1 कर देते हैं सिंपली। तो इसको अगर अपन इन जनरल एक स्टैंड पॉइंट से देखें कि इसको अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब एक पर्सपेक्टिव से देखें कि कोई सा भी टेस्ट के साथ जाए, बस मेरे को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर मैं ये मेंटालिटी लेके चल रहा हूँ तो हाउ कैन वी अप्रोच दिस क्वेश्चन। तो देखो, क्वेश्चन काफ़ी ईजी है क्योंकि इन्हें अपन को दे रखा है वैल्यूज आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन अपनी दो अरे लेते हैं। फर्स्ट अरे इज, तो अब अपन दो अरेज लेते हैं। जो फर्स्ट अरे है वो A1 से लेकर अब टिल AN तक के, सेकंड अरे वो B1 से लेकर BN तक, उसके अंदर वैल्यूज है। ये तो अपने पास दो अरेज है। अब अपन को क्या निकालना है, अपन को निकालना है लोएस्ट, है ना। वी हैव टू फाइंड आउट लोएस्ट वैल्यू विच इज कॉमन इन बोथ ऑफ द अरेज। तो लोएस्ट की बात आ रही है, इसका मतलब है कि लेफ्ट मोस्ट वैल्यूज चेक करो, क्या A1 और B1 इक्वल है। सबसे पहली कंडीशन कि क्या ये, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन दो पॉइंटर ले रहे हैं क्योंकि अपन उन वैल्यू को देखना चाह रहे हैं कि ये इक्वल है कि नहीं है, तो अपन ने एक पॉइंटर लिया I, अपन ने एक पॉइंटर लिया J। क्या वैल्यू एट I इज इक्वल्स टू दूसरी अरे की वैल्यू एट पर्टिकुलर इंडेक्स J। क्या ये है? नहीं है। तो अब क्या करें? अगर है इसका मतलब है कि ये गारंटीड है कि ये दोनों इक्वल होगी वैल्यूज। अगर है तो इक्वल है और अपन सिंपली यहीं से ये वाली वैल्यू रिटर्न कर देंगे। A ऑफ I वी कैन रिटर्न डायरेक्टली एंड दैट्स इट। बट अगर नहीं होता, लेट्स से इन केस नहीं है, तो अपन को क्या करना है, जो अब इम्पोर्टेंट केस है, उस केस में अपन दो चीज़ें चेक करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि क्या जो ये वैल्यू है A एट I, क्या ये वैल्यू लेस देन है B एट I से, है ना। क्या ये वैल्यू लेस देन है B एट I से। इसका मतलब हुआ अगर ये वाला केस है अपना कि A ऑफ I इज लेस देन B ऑफ I है, ये वाला केस है, उसका मतलब है कि ये वाला एलिमेंट छोटा है और ये वाला एलिमेंट बड़ा है। तो इसका जो सबसे छोटा एलिमेंट अभी जो अपने हाथ में है वो इससे बड़ा है ना। तो उस केस में अपन को करना पड़ता है, अपन को इसकी वैल्यू बढ़ानी पड़ती। इसका मतलब क्या है, देखो सिंपल सी बात है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, अगर मैंने यहाँ पे जो B ऑफ I है, लेट्स से अगर अपनी ऊपर वाली अरे में 2, नीचे वाली अरे में है 5, है ना। अब मुझे दिख रहा है कि ऊपर वाली अरे का एलिमेंट छोटा है, जो ये वाली कंडीशन है, इससे मुझे पता चला ऊपर वाली अरे का एलिमेंट छोटा है। तो इस केस में अपन क्या करते हैं, इस केस में अपन बोलते हैं कि इसकी वैल्यू तो यार छोटी है, इसकी नेक्स्ट में वैल्यू बड़ी आ सकती है, जो कि 2 से बड़ी होगी और वो शायद 5 के इक्वल हो सकती है, शायद वो 5 के इक्वल हो सकती है। तो इस केस में अपन क्या करेंगे, जो छोटी वैल्यू है ना उसको इंक्रीज कर देंगे, कि A ऑफ I छोटी थी ना, उसको नेक्स्ट इंडेक्स में ले जाएंगे। तो अपन यहाँ पे I प्लस प्लस कर देंगे, इस उम्मीद में कि जो अगला एलिमेंट है वो इससे बड़ा है, कि वो B ऑफ J जितना होना चाहिए। इस उम्मीद में अपन उस इंडेक्स को बड़ा कर देंगे। अगर उल्टा होता, सेम केस, कि अगर ऊपर वाला एलिमेंट बड़ा होता, नीचे वाला एलिमेंट छोटा होता, देखो ये पीछे तो जा नहीं सकता है, कि पीछे तो मुझे गारंटी आंसर नहीं है, पीछे तो जा नहीं सकता, इसको जाना आगे ही पड़ेगा। ऊपर वाले एलिमेंट को आगे मेरे को ले जाने का कोई सेंस नहीं है, मैं नीचे वाले को आगे ले जाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको आगे ले जाऊंगा तो ये मेरे को शक है कि आगे ऐसा एलिमेंट आ सकता है जो 5 के इक्वल होगा। अगर वो इक्वल हो गया तो दैट्स वेल एंड गुड, मैं डायरेक्टली 5 रिटर्न कर दूंगा। अगर नहीं हुआ तो तब की तब समझूंगा मैं, है ना। तो सिंपल इज दैट। तो अपन को क्या करना है, जो एलिमेंट छोटा आ रहा है उसको आगे बढ़ाओ
ताकि वो दूसरे वाले बड़े एलिमेंट के इक्वल आ सके। काफ़ी सिंपल है, ठीक है। अपन इस केस में अपन को ना इनने 17 बनते दिखाई थोड़ी सी, इनने अपन को बहुत कम टेस्ट केसेस दिया है, बट स्टिल अपन कुछ खुद के टेस्ट केसेस बना लेंगे। तो अपन सबसे पहले 2 पॉइंटर ले लेते हैं, इंट आई इक्वल्स टू 0, इंट जे इक्वल्स टू 0, ठीक है। दोनों के दोनों पॉइंटर 0 ले लिए। अब अपन इंट दोनों का साइज लेते हैं, n इक्वल्स टू nums1 डॉट साइज कॉमा m इक्वल्स टू nums2 डॉट साइज। ये अपन ने दोनों के साइज भी ले लिया, ये कर लिया। अब अपन क्या करना है, अब अपन को लूप चलानी है until and unless देखो i की वैल्यू भी n से छोटी होनी चाहिए, और तो और j की वैल्यू भी m से छोटी होनी चाहिए। कभी एट एनी पॉइंट ऐसा हो गया कि कोई भी पॉइंटर अपनी एरे के बाहर हो गया, इट मीन्स कि दैट्स इट, उसका खत्म है, अपना आंसर खत्म है। और अपन क्या करेंगे, डायरेक्टली अगर अपन बाहर आए तो यहाँ से रिटर्न -1 कर देंगे, बाहर तो अपन को आंसर नहीं मिल रहा है, ठीक है। एंड इस केस के अंदर अपन को वैल्यू रिटर्न करनी है। ओके, ये चीज़ तो क्लियर हो गई। आधे से अपना सबसे पहला काम है ये चेक करना कि क्या nums1 ऑफ i क्या ये इक्वल्स टू है nums2 ऑफ j के। अगर ऐसा केस है तो अपन डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे nums1 ऑफ i, या अपन चाहते तो nums2 ऑफ j भी रिटर्न कर सकते थे। चलो ठीक है, एक चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्ट चीज़ अपन को क्या करनी है, नेक्स्ट चीज़ देखना है कि छोटा क्या है। nums1 छोटा है, nums1 ऑफ i इज लेस देन nums2 ऑफ j। जो छोटा है उसको बड़ा कर दो। अगर nums1 छोटा है तो मैं क्या करूँगा, i को प्लस प्लस कर दूंगा, ताकि nums1 का मैं अगला एलिमेंट देख सकूँ nums2 ऑफ j के साथ। दैट्स वाई। अगर मैं इस केस में नहीं घुसाऊँ, अगर मैं इस केस में नहीं घुसाऊँगा तो मैं एल्स में घुसूँगा, और मुझे पता है एल्स के अंदर यहाँ पे क्या होगा। एल्स के अंदर होगा कि मेरा जो nums2 का jth एलिमेंट है वो छोटा है, तो उस केस में अपन सिंपली यहाँ पे j को प्लस कर देता। दैट्स इट। ये क्वेश्चन खुद को ऑटोमेटिकली सॉल्व करेगा। अपन इसको रन करते हैं, फिर कुछ कस्टम टेस्ट केसेस भी बनाएंगे। ओके, यहाँ पे अपन को कॉमा लगाना था, कॉमा j। ठीक है, एक नंबर चल रहा है अपना सोल्यूशन। लेट्स जस्ट मेक अनदर टेस्ट केस। एंड इसके अंदर क्या करेंगे, 1 2 3 अब 5 और 10 ले लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 5 10। अब नीचे वाली जो अरे है उसके अंदर क्या करेंगे, अपन नीचे वाली अरे को अपन शुरू करते हैं 6 7 9 10 12 ऐसा। और अब अपन क्या करेंगे, अपन हर बार जब 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 अपन अंदर आ रहे हैं ना, तब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सी आउट करेंगे। अब देखो दोनों के दोनों अरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इट्स फाइन, दोनों के दोनों अरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सी आउट अपन यहाँ पे करेंगे nums1 ऑफ i स्पेस nums2 ऑफ j एंड एंडल। दैट्स इट। ये ड्राई रन कर रहे हैं अपन, ये जरूरी है समझना। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया, स्टिल ये जरूरी है। तो देखो अगर अपन थर्ड केस पे जाए तो सबसे पहले देखो अपन ने 1 और 6 को कंपेयर किया, जो कि पॉसिबल नहीं है। 1 और 6 को कंपेयर नहीं कर सकते अपन, क्योंकि ऑब्वियसली। तो अपन ने क्या किया है, छोटी वैल्यू को आगे बढ़ा दिया। फिर अपन ने 2 और 6 को कंपेयर किया, नहीं हो रहा है, नहीं इक्वल है, अपन ने छोटी वैल्यू को आगे बढ़ा दिया। 3 और 6 को कंपेयर किया, नहीं इक्वल है, अपन ने आगे बढ़े। 5 और 6 को कंपेयर किया, नहीं हुआ, देखो क्लोज अपन जाते जा रहे हैं, छोटी वैल्यू को बड़ा बनाते जा रहे हैं, पास आते जा रहे हैं, है ना। अपन को पता था कि यार 6 को तो मैं पीछे नहीं ले जा सकता, तो छोटी वैल्यू को ही मैं बड़ा करते जाता हूँ। ये हुआ। फिर अब क्या हो गया, अब आ गया अपने पास, इसके बाद में आ गया अपने पास 10। अब 10 और 6, अब नीचे वाली वैल्यू छोटी हो गई, तो नीचे वाली वैल्यू को अपन ने बढ़ा दिया। 10 और 7 कर दिया, नीचे वाली वैल्यू को 7 कर दिया। फिर 10 और 9 कर दिया, नीचे वाली वैल्यू को एक और आगे बढ़ा दिया। फिर 10 और 10 हो गए, दोनों के दोनों इक्वल हो गए। इस केस के अंदर ये वाले इफ के अंदर अपन घुस जाएंगे और डायरेक्टली अपन रिटर्न उसकी वैल्यू कर देंगे 10। और अगर कुछ नहीं होता तो एक ना एक पॉइंटर अपना n या m के बाहर आ जाता और अपन यहाँ से रिटर्न -1 कर देते हैं। अभी अपन सी आउट को हटा देते हैं और अपन सबमिट कर देते हैं। फिर अपन बात करेंगे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और इसकी अप्रोच की। तो देखो दिस लाइक एनी हाउ दिस इज़ द बेस्ट अप्रोच, है ना। इससे अच्छी और कोई अप्रोच नहीं है। वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज देखो इसके अंदर एट मैक्स अपन सबसे पहली चीज़ तो एक लूप ही यूज़ कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ नहीं कर रहे हैं अपन। एक और चीज़, दूसरी चीज़, अपन एट मैक्स हर एक एलिमेंट को सिर्फ एक बार ही विजिट करेंगे, ठीक है। हर एक एलिमेंट को, या तो वो इस एरे का पार्ट हो या वो इस एरे का पार्ट हो, पर उसको एट मैक्स एक बार ही विजिट करेंगे। एंड इससे ज़्यादा आपको इस क्वेश्चन में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि और कौन कौन से तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको खुद समझ आ रहा है, यू कैन ट्राई देम, बट दिस इज़ इट, दिस इज़ इनफ। इससे ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इट वुड बी n प्लस m बोल सकते हैं, या अपन बोल सकते हैं एट मैक्स ऑफ n, m। ये है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के।
और अगर अपन जाए तो अपनी एन या एम की वैल्यू एट मैक्स 10⁵ हो सकती है। तो दिस क्वेश्चन हैज़ अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एट मैक्स 10⁵ दिस इज इट फॉर दिस क्वेश्चन। आपको कुछ भी डाउट हो इस क्वेश्चन से, किसी और क्वेश्चन से रिलेटेड, प्लीज फील फ्री टू आस्क इट इन द कमेंट्स। आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एवरीवन।